प्रिय मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में। डॉक्टर राधाकृष्णन अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण व्याख्याओं, आनंददायी अभिव्यक्ति और हंसाने गुदगुदाने वाली कहानियों से अपने छात्रों को मंत्रमुग्ध कर दिया करते थे। वे छात्रों को प्रेरित करते थे कि वे उच्च नैतिक मूल्य को अपने आचरण में उतारें। वे जिस विषय को पढ़ाते थे, पढ़ाने के पहले स्वयं उसका अच्छा अध्ययन करते थे। दर्शन जैसे गंभीर विषय को भी वे अपनी शैली की नवीनता से सरल और रोचक बना दिया करते थे। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाती है। इन दिनों जब शिक्षा की गुणात्मकता का ह्रास होता जा रहा है और गुरु शिष्य संबंधों की पवित्रता को ग्रहण लगता जा रहा है, उनका पुण्य स्मरण फिर एक नई चेतना जगा सकता है। सन 1962 में जब वे राष्ट्रपति बने थे, तब कुछ शिष्य और प्रशंसक उनके पास गए थे। उन्होंने उनसे निवेदन किया था कि वे उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मेरे जन्मदिन के शिक्षक दिवस के रूप में मनाने से निश्चय ही मैं अपने को गौरवान्वित अनुभव करूंगा। तब से 5 सितंबर सारे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर राधाकृष्णन ने जो अमूल्य योगदान दिया है, वह निश्चय ही अस्मरणीय रहेगा। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। यद्यपि वे एक जाने माने विद्वान, शिक्षक, वक्ता, प्रशंसक, राजनयिक, देशभक्त और शिक्षा शास्त्री थे, तथापि अपने जीवन में उत्तरार्ध में अनेक उच्च पदों पर काम करते हुए भी शिक्षा के क्षेत्र में सतत योगदान करते रहे। उनकी मान्यता थी कि यदि सही तरीके से शिक्षा दी जाए तो समाज की अनेक बुराइयों को मिटाया जा सकता है। डॉक्टर राधाकृष्णन कहा करते थे कि मात्र जानकारियां देना शिक्षा नहीं है। यद्यपि जानकारी का अपना महत्व है, आधुनिक युग में तकनीक की जानकारी महत्वपूर्ण भी है, तथापि व्यक्ति के बौद्धिक झुकाव और उनकी लोकतंत्रता भावना का भी बड़ा महत्व है। ये बातें व्यक्ति को एक उत्तराधिकारी नागरिक बनाती है। शिक्षा का लक्ष्य है कि ज्ञान के प्रति समर्पण की भावना और निरंतर सीखते रहने की प्रवृत्ति। वह एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को ज्ञान और कौशल दोनों प्रदान करती है तथा इनका जीवन में उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त करती है। करुणा, प्रेम और श्रेष्ठ परंपराओं का विकास भी शिक्षा के उद्देश्य हैं। वे कहते थे कि जब तक शिक्षक शिक्षा के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध नहीं होता और शिक्षा को एक मिशन नहीं मानता, तब तक अच्छी शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने अनेक वर्षों तक अध्यापन किया। एक आदर्श शिक्षक के सभी गुण उनमें विद्यमान थे। उनका कहना था कि शिक्षा उन्हीं लोगों में बनाया जाना चाहिए जो अब सबसे अधिक बुद्धिमान हो। शिक्षक को मात्र अच्छी तरह से अध्यापन करके ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। उसे अपने छात्रों का स्नेह, आदर अर्जित करना चाहिए। सम्मान शिक्षक होने भर से नहीं मिलता, उसे अर्जित करना पड़ता है। शिक्षक का काम है ज्ञान को एकत्र करना या प्राप्त करना और फिर उसे बांटना। उसे ज्ञान का दीपक बनकर चारों तरफ अपना प्रकाश विकीर्ण करना चाहिए। सादा जीवन उच्च विचार की उक्ति को उसे अपने जीवन के चरितार्थ करना चाहिए। उसकी ज्ञान गंगा सदा प्रभावित होनी चाहिए। उसे गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः वाले श्लोक को चरितार्थ करके दिखाना चाहिए। इस श्लोक में गुरु को भगवान के समान कहा गया है। वे कहते थे कि विश्वविद्यालय गंगा यमुना के संगम की तरह शिक्षकों और छात्रों के पवित्र संगम है। बड़े बड़े भवन और साधन सामग्री उतने ही महत्वपूर्ण नहीं होते जितने महान शिक्षक। विश्वविद्यालय जानकारी बचने की दुकान नहीं है, वे ऐसे तीर्थ स्थल है जिसमें स्नान करने से व्यक्ति की बुद्धि, इच्छा और भावना का परिष्कार और आचरण का संस्कार होता है। विश्वविद्यालय बौद्धिक जीवन का देवालय है। उसकी आत्मा है ज्ञान का शोध। वे संस्कृति के तीर्थ और स्वतंत्रता के दुर्ग हैं। उनके अनुसार उच्च शिक्षा का काम है साहित्य, कला और व्यापार व्यवसाय को कुशल नेतृत्व उपलब्ध कराना। उसे मस्तिष्क को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि मानव ऊर्जा और भौतिक संसाधनों के सामंजस्य पैदा किए जा सके। सन 1939 में जब वे ऑक्सफोर्ड से लौटकर कलकत्ता आए तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने उनसे अनुरोध किया कि वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का पद सुशोभित करें।
पहले उन्होंने बनारस आ सकने में असमर्थता व्यक्त की, लेकिन जब मालवीय जी ने बार बार आग्रह किया तो उन्होंने उनकी बात मान ली। मालवीय जी के इस प्रयास की चारों ओर प्रशंसा हुई थी। सन 1962 में जब वे भारत के राष्ट्रपति चुने गए, उन दिनों राष्ट्रपति का वेतन 10,000 रुपए मासिक था, लेकिन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 2,500 रुपए ही लेते थे और शेष राशि प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष में जमा करा देते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इस गौरवशाली परंपरा को जारी रखा। देश के सर्वोच्च पद को पहुंचकर भी वे सादगी भरा जीवन बिताते रहे। 17 अप्रैल 1995 को हृदयघात के कारण उनका निधन हो गया। यद्यपि उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, यद्यपि उनके विचार वर्षों तक हमारा मार्गदर्शन करते रहे। धन्यवाद।